हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वाईएलएस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 2019 में सी टेट का जो पेपर 1 हुआ था उसका ईवीएस पोर्शन। तो आपको मालूम है कि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन 30 क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये आपको फायदा दे सके। तो मेरा नाम कृष्ण यादव। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन 61 से शुरू होता है ईबीएस का पोर्शन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने डाला था वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर, देखो प्रॉपर डेट इसने दी है, 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरला जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पे चलती है और 1 दिसंबर को, मतलब 2019 को 11:45 पे नगर कोयल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोयल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। थोड़ा रीजनिंग और मैथमेटिकल का ये क्वेश्चन डाला था इन्होंने। तो हम देखते हैं 29 से चली थी। अगर हम 29 से लेकर 30 तक देखें तो 24 घंटे का इसने सफर तय कर दिया। अगर 19:45 से 19:45 देखें तो 24 घंटे हो गए। और 30 तारीख के बाद 1 तारीख को पहुंचती है ये सुबह 11:45 पे पहुंचती है। तो अगर 19:45 से लेके 11:45 तक का अगर टाइम लगाएं तो इसमें 16 घंटे बनते हैं। 24 घंटे ये हो गए, 16 घंटे ये हो गए, तो टोटल हो गया 40। तो 40 घंटे का उसने जो समय था उसे लिया था। और कितने किलोमीटर की दूरी थी? 2120 की। तो हम इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे 2120 को, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा निकाल के 53 किलोमीटर। 53 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन वहां पहुंची। तो इसका आंसर आएगा 61 का थर्ड आंसर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम, वशेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए जो सुनीता विलियम है वो एक एस्ट्रोनॉट है, भारत की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। वशेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने सबमिट किया था फर्स्ट टाइम। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है, सूर्यमणि का अगर किसी को मालूम है तो बता देना। जो लास्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो इसका आंसर आएगा 4th। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ का है, मतलब जड़ जिसको हम कौन सा इसमें पौधा है या कौन सा इसमें जो फसल है वो जड़ की जिसकी जड़ हम खाते हैं। तो चुकंदर, आलू और अदरक, गाजर, हल्दी और अदरक, शकरकंदी, मूली और हल्दी। ठीक है, तो गाजर, चुकंदर और मूली। और इसमें अगर जड़ देखा जाए तो जड़, गाजर भी जड़ होती है, चुकंदर भी जड़ होता है और मूली भी जड़ होती है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा 4 सही। तीनों ये जड़ में आते हैं, बाकी किसी में एक या किसी में 2 जो जड़ की श्रेणी में नहीं आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। वैसे तो काफी जगह पे पाया जाता है, पर पर्टिकुलरली एक रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। ये अबू धाबी में ज्यादातर ये रेगिस्तान में पाया जाता है। तो कौन से रेगिस्तान में पाया जाता है? ये अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, या यूएई जिसको बोलते हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक है, जिसको पर्टिकुलर रेगिस्तानी ओक से नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है। 65 नंबर क्वेश्चन, निपैथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है। विषय में दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये पौधा मिलता है, मतलब इसको एक नरभक्षी टाइप पौधा भी बोल देते हैं। नरभक्षी तो मतलब जो नर को खाता है, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों को खाता होता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब एक घड़े के आकार का होता है, ऊपर से पत्ती। अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह आ जाए तो उसको वो अपने उसमें पचा लेता है। तो सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता नहीं, ये बड़े कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल नहीं, ये कोई आवाज नहीं निकालता। जो भी कीड़ा इसके नजदीक आता है तो उसमें ऑटोमेटिक वो फंस जाता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन इसकी सही बनती है। तो इससे ए और बी इसका सही है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? ए और
बी। तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी से हिस्ट्री से पूछा गया था क्वेश्चन ये। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है? तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था जिसको नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में है, ये कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात में, क्योंकि गांधी जी ने दांडी नामक स्थान से अपना नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह शुरू किया था। 67 नंबर क्वेश्चन। उच्च ज्वार, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो एक सिनकोना जो एक कड़वी छाल होती है इससे किसका इलाज किया जा सकता है? म्यादी बुखार का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का, या डेंगू का? तो इसका आंसर आएगा मलेरिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कौन सी कड़वी दवाई होती है जिससे मलेरिया का इलाज किया जाता है? तो वो सिनकोना नाम के पेड़ से जो उसकी छाल होती है उससे उसका उपचार किया जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने डाला था। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं और जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं और सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम वो जानकारी देखते हैं जो हमें मालूम है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है? डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक्स मान लें तो आपको पता है अभी बेसिकली 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगर इनको सब दिशाएं बना दें इसकी तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट इस साइड में है, तो ये क्या कह रहा है? जो एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक पूर्व में मतलब ए। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने की सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की, ये 600 मीटर की दूरी पर है ये। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। मतलब 450 मीटर की दूरी पर बी है, तो डॉक्टर यहाँ पहुंचते हैं। ये हो गया 450 मीटर। और उसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है ना। तो बी का पश्चिम ये हो गया है ना। कितना हो गया ये? 120 मीटर। तो 120 मीटर ये हो गया, ठीक है। तो सी हो गया ये। इसके बाद अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। मतलब अंत में अपने अस्पताल पर जो सी के ठीक उत्तर में, मतलब सी का उत्तर ऊपर हो गया फिर, ठीक है। तो ये हो गया 90 मीटर और हो गया वाई। मतलब इनका घर ये है और ये वाई हो गया, ये इनका हॉस्पिटल हो गया यहाँ पे। मतलब ये अपना मेन स्थान पे ये पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अगर हम ये हॉस्पिटल मान लें, वाई हॉस्पिटल है ये, तो इनका घर यहाँ पे है, तो इसकी दिशा कौन सी बनती है? मतलब ये मान लें यहाँ पे इनका हॉस्पिटल है और इनका घर यहाँ पे है, तो ये दिशा कौन सी बन गई? ये बन गई हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारा उत्तर, सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस्ड पूछा गया था, तो इस हिसाब से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराओ, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो जो चिराओ नाच है वो बेसिकली जो वहाँ की जनजाति है मिजोरम की, मिजो जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा मिजोरम। 70 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। मैंने एक इसका एनालाइज किया है पेपर का। तो ये मैं देख रहा हूँ पेपर, जो पेपर पहले पूछे जाते थे उससे काफी पेपर में अंतर आ चुका है। अब डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट भी इसका क्लियर होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ लगते हैं लास्ट। भारत की मुख्य भूमि है उसके लास्ट में सबसे जो स्टेट है पूरब में, वो तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो उड़ीसा की देखो नहीं लगती इसमें सीमा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का भी नहीं लगता इसमें। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तो काफी दूर हो जाता है इससे,
तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगी। लास्ट ऑप्शन बची है, ऑप्शन तो यही आएगी। कौन कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। तो 3 स्टेटों की सीमा जो तमिलनाडु से लगती है। 71 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं पूछा है। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये तो बढ़ावा देता ही है, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों के बच्चों को संलग्न करना। तो ये भी आएगा, ठीक है, ये भी करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो ये भी ऑप्शन सही बनेगी बिल्कुल। लास्ट देख लेते हैं, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में स्टिक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो संख्यात्मक कौशल का विकास इसमें करना नहीं माना जाता, तो इसका हमारा सही उत्तर बनेगा वो हमारा 4th बन जाएगा। 72 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाएं 3 से 5 मतलब 3rd क्लास से 5th क्लास के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। पर्यावरण के बारे में पूछा है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखो विज्ञान विषय यहाँ पे और सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है ये, है ना। तो सामाजिक विज्ञान तो विषय यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो इसका ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऑथेंटिक आंसर है वो कौन सा बनेगा? इसमें ओनली विज्ञान की बात कर रहा है। इसमें पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को। तो इसका हमारा ऑप्शन बनेगा सेकंड आंसर, क्योंकि इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण सभी आता है। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2nd, 3rd और 5th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2nd क्लास की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ऑथेंटिक आंसर बनता है वो है हमारा सेकंड आंसर। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपस में विषय जो होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा सेकंड आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है पर्यावरण याद करके सीखा जा सकता है, ये तो फिर रट्टा हो गया ना। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, ये भी सिर्फ हमें मतलब रट्टा प्रणाली को या उसको ज्ञान इकट्ठा करना है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। और हमें मालूम है कि अगर हम बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाएंगे तो बच्चा इससे ज्यादा सीखेगा। बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम देते हैं, छोटी क्लास में देने शुरू करते हैं। तो इसका आंसर जो सही बनेगा वो बनेगा हमारा 74 का थर्ड आंसर। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? ठीक है, उपकरण है जिससे बच्चा ज्यादा सीखता है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में, करिकुलम में जो सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट बच्चों को करती है तो वो करते हैं जानवर, क्योंकि बच्चा जानवरों के प्रति थोड़ा लगाव रखता है, थोड़ा जुड़ा होने के कारण उससे थोड़ा बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा जानवर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पर्यावरण की बुक्स में कहानियां इस तरह की होती हैं जहाँ पर पिक्चर वगैरह बना के दिया जाता है, तो उससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो 75 का हमारा थर्ड आंसर आएगा। 76 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, है ना। तो इसका होगा वांछनीय गतिविधि है, इसका फर्स्ट आंसर बनेगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, मतलब जो अलग अलग संस्कृति के एरियाज हैं उनको सभी को लेकर चलना, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन हमें पूरे समाज का और हमारे पूरे वातावरण का अध्ययन करना सिखाता है। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चे अगर क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के समुदाय के सदस्य क्या क्या समुदाय, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें ये भी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें दी गई व्याख्या और परिभाषा ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत के द्वारा, उनको बता के कुछ जो घटित हुआ है, कहानियों के माध्यम से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ठीक है, तो इसमें से ये तो बनेगा हमारा वृत्तांत भी होगा ना, तो कहानियां भी आ जाएंगी। इसमें से अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ प्रभावशाली व्याख्या से हो जाएगा ये। तो ए, बी और सी हमारा ये भी सही बनेगा, ए, बी और सी। तो इसका बन जाएगा हमारा फोर्थ, 78 का हमारा फोर्थ आंसर ए, बी और सी। 79 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, ठीक है, और उनका चित्र बनाने का प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, हाँ ये तो बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, हाँ ये भी बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ए, बी और सी तीनों आंसर इसके सही बनते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, 79 का फोर्थ आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने, मतलब ग्रुप में स्टडी करवाई जा रही है, सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना अध्यापक शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। नहीं, ये नहीं कह सकते हम भी, अगर क्योंकि अनुशासनहीनता को रोकने के और बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो इससे नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हमारा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, अगर हम ग्रुप में सीखेंगे तो हमारा जो साथी कोई सीख भी नहीं रहा तो वो भी सीखने के लिए प्रेरित होगा। सी ऑप्शन क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि अगर हम ग्रुप में सीखेंगे तो हमारा ये जो सामाजिक कौशल है, हमारा जो समाज में रहने का तरीका है, उसको कहीं ना कहीं वो डेवलप करेगा, अंतरक्रिया को बढ़ावा देता है। तो ये ऑप्शन हमारी सही बनती है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये बात हम नहीं कह सकते। पाठ्यक्रम को सही पूरा, पाठ्यक्रम कोई हमें ये थोड़ी करना है भी एक दिन में हम पाठ्यक्रम को पूरा कर देंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी सही है हमारी। तो इसमें देख लेते कौन सा, ए और डी, बी, सी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे ज्यादा प्रभावशाली संसाधन जो माना जाएगा वो परिवार के सदस्य इसमें बिल्कुल आते हैं। समुदाय के सदस्य, क्योंकि हमें समुदाय, पर्यावरण के अध्ययन में हम समुदाय को भी लेके चलते हैं, तो समुदाय के समाचार पत्रों को भी लेके चलते हैं। कक्षा इसमें शामिल नहीं की जाती। तो फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर ए, बी और सी हमारा सही माना जाएगा। तो केवल डी, केवल सी और डी, डी तो देखो आएगा नहीं, ए, बी और सी, ए, बी, सी, इसमें तीनों आएगा, ए, बी, सी। तो 81 का हमारा ऑप्शन आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। 82 नंबर, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन से अनुकरण होता है? मतलब कौन से सिद्धांत को हम जो हमारी एवीएस होती है उसमें हम लागू करते हैं। तो पर्यावरण सिद्धांत में कौन से करते हैं? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, या ज्ञात से ज्ञात। तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे होते हैं ना, तो उसमें जो चीजें बच्चों को ज्ञात होती हैं हम पहले वो चीजें बताते हैं जो बच्चा जानता है, या फिर थोड़ी बहुत हम ऐसी बताते हैं चीजें, उसके बाद हम बच्चों को अज्ञात चीजों की ओर ले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि बच्चा जो जानता है उसके बाद फिर उसको वो चीज बताई जाती है जो बच्चा नहीं जानता है। 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन, रचनात्मक आंकलन तो सबसे नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो से सीखा जाता है, आंकलन किया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी, ठीक है, क्रम मतलब बच्चे का कौन सा क्रम है क्लास में,
पोजीशन उसकी, वर्णन अभिलेख, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड रखता है बच्चे का क्या क्या, मतलब बच्चे का जो किस एक्टिविटी में वो ज़्यादा तेज है, ठीक है, किस में कम है, वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, तो इसमें रचनात्मकता का जो आकलन मापने का साधन नहीं है, वो है हमारा फोर्थ। इससे बच्चे की रचनात्मक आकलन जो नहीं किया जा सकता। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन बनना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते आपका उत्तर ये गलत है या आपका उत्तर ये सही है, ठीक है। इस हिसाब से हमको बच्चे का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से उत्तर उसका सही देंगे। हाँ, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो हम उसकी त्रुटि दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट बनेगा, 84 का फर्स्ट ऑप्शन। 85 क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने का एक प्रैक्टिकल रूप में करवा रही है वो टीचर। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो देखो घर से प्रेरित नहीं आ सकता ना, क्योंकि बच्चे करें या ना करें। तो इसमें सबसे ऑथेंटिक आंसर जो बनेगा वो हमारा थर्ड बनेगा, क्योंकि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करना है, अपने एक्सपीरियंस साझा करने, उस पर चर्चा करने को। चींटी आई, कितने समय में आई, कितनी चींटियां आई, है ना, तो बच्चा प्रैक्टिकल रूप में कर लेता है इन चीजों को। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, क्या इस सूची में कौन सा जानवर दूसरों से भिन्न है? तो इसमें भिन्न बताना हमें, मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। तो देखो अगर हम देखें मछली, तो इसका संबंध होता है पानी से। मछली, घड़ियाल और कछुआ ये तीनों पानी में रह सकते हैं, लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से उसका आंसर जो बनेगा हमारा 86 का वो बन जाएगा हमारा कौवा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा खान पीन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। तो इनमें से कौन कौन सा खान पीन यहाँ चलता है? किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोका, ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, ये टैपियोका का क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है ये। तो ये केरला का भोजन है, फर्स्ट केरला का फर्स्ट बन जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली, तो ये कश्मीर में काफी लोगों द्वारा खाई जाती है, ये इसका सी का सेकंड बनेगा। और नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, तो ये तो केरला में आ जाएगा ऑप्शन इसका भी। इसके बाद आएगा हमारा जो फोर्थ है वो आएगा हमारा हांगकांग रह गया हमारा। हांगकांग देखो इसमें आएगा पकाया हुआ सांप, क्योंकि चाइना और हांगकांग या इस साइड के जो हमारे कंट्रीज हैं वो यही सांप वगैरह खाते हैं। हम तो या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस प्रकार का भोजन जो खाया जाता है वो, तो हांगकांग का हमारा बन जाएगा। और गोवा का हमारा छोले भटूरे काफी वहाँ पे फेमस माने जाते हैं। तो ए का हमारा फिफ्थ है, ए का फिफ्थ तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और इसमें। बी का सेकंड, बी का हमारा सेकंड बनता है, तो इसमें सेकंड हो गया, तो ये ठीक लग रहा है। सी का कश्मीर, कश्मीर मतलब सरसों के तेल में, तो इसका सी का हमारा जो बनेगा केरल का फर्स्ट ये आएगा, ए का, सी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का थर्ड, और हमारा डी का आएगा, डी का थर्ड। नहीं, गोवा का शायद नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली आएगा इसमें। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनती है हमारी, वो हमारी सेकंड ऑप्शन से ही बनती है। आप चेक कर लेना थोड़ा। 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है? ऑप्शन हाँ हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही बनेगा ये। नीचे दिए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है? उल्लू, कौवा,
बसंत गौरी, मैना। ठीक है। इन्होंने पूछा झटके से अपनी, मतलब उल्लू वैसे कर लेता है अपनी जो गर्दन को पीछा बिल्कुल मतलब 180 डिग्री पे कर लेता है, लेकिन झटके से कौन करता है? वो मैना करती है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा मैना। 89 घरों के बारे में पूछा गया है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते, उनका वो पत्थरों से बनाए जाते हैं घर। तो इसका ऑप्शन हमारा गलत बन जाएगा ये। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ए और सी हमारा सही ऑप्शन बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ये थर्ड ऑप्शन बन जाएगा सही। 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर हमें विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं ये। बी ऑप्शन, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ये नहीं कह सकते कौन सा हाथी कितना खा लेता है। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है, 200 किलो भी खा सकता है, उससे कम भी खाता होगा ना। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाँ आपको मालूम होगा ये है ना, अभी भी हाथी होते हैं उनको पानी में रहना बहुत पसंद होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारी सही बन जाएगी। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सारे फैसले लेती है। आपने देखा होगा एक कुछ महीने पहले एक वीडियो आई थी, तो उसमें चाइना में एक हाथियों का झुंड था, तो वो हजारों किलोमीटर आगे निकल गया था, तो उसको एक हाथी लीड कर रहा था। ठीक है, तो वो मतलब जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हाथी नहीं होती है, तो वो सभी सारे फैसले वही लेती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही बनेगा। तो ये कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही बन रहे हैं? ए, सी और डी। तो हम देख लेते हैं ए, सी और ए, ए, सी और डी। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास हमारी यही थी। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपकी एक परसेप्शन बन जाएगी, जो आप नेक्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं आपको मालूम होगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। इसी को आधार बना के क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आपकी ईवीएस की क्लास। आई होप कि आपको क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी क्लास नेक्स्ट चाहिए। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।